हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से करंट के कुछ टॉपिक को देखेंगे जो पिछले 2-4 दिन से खबर में है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 जो कि टोक्यो में संपन्न हो गया है। और यहाँ से भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और इन क्वाड सम्मेलन में जो बातें हैं उसको देखेंगे, किन किन खास बातें पे चर्चा हुई है और क्वाड क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये एक संगठन कैसा संगठन है। फिर दूसरा आज का टॉपिक है भारत और बांग्लादेश के बीच के नेवी के बीच कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का एक्सरसाइज हो रहा है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है यूनिसेफ के द्वारा चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट जारी किया गया है, उसको देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है पहला चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट। इससे रिलेटेड जो स्टैटिक आएगा कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनिसेफ के द्वारा। सबसे पहले यूनिसेफ के द्वारा यह जारी किया जाता है। ये इसकी संगठन कब हुई है, इसकी स्थापना कब हुई है, क्यों हुई है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट। यह रिपोर्ट सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूनिसेफ ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। देखिए, हाल ही में पता चला होगा, हम लोग देखें कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, जिसके चलते बहुत सारे रसिया में, यूक्रेन में माल जाल की हानि हुई है। और वहां के बहुत यूक्रेन के बहुत ऐसे बच्चे हैं, या फिर कोरोना काल जो कोविड-19 का काल 2020-21 का रहा, उसके दरमियान में ऐसा यूनिसेफ का रिपोर्ट है कि आने वाले जो खाद्य को लेके, यानी कि अनाज को लेके भारी संकट होने वाली है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भूख का शिकार बनेंगे। ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा गया है कि पता चला है कि विश्व के 6 लाख बच्चे आवश्यक उपचार से चूक सकते हैं, यानी कि उसको उपचार से चूक सकता है, खाना से चूक सकता है, क्योंकि खाद्य की संकट आने वाली है। क्यों? क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी हुआ था। और सेकेंड, इससे पहले कोविड-19 जो है, हर पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का क्या हुआ था, इफेक्ट था। इसको भी लेके, खाद्य को लेके बहुत सारा क्या हुआ है, ये हानि हुई है। आगे देखते हैं कि यूनिसेफ जो है वो बोलते हैं, उसका कहना है कि वैश्विक खाद्य संकट और इसका जो है, ये जो उपचार से जो चूकेंगे, इसका कारण क्या है, वैश्विक तौर पे खाद्य संकट, यानी कि अनाज की कमी होने की आशंका यूनिसेफ के द्वारा दिया गया है। अब पहला टॉपिक ये है। दूसरे में आप समझिए स्टैटिक में जाके कि यूनिसेफ है क्या। यूनिसेफ, देखिए आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ है 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, और 45 में ये क्या हुआ, उसका समापन हो गया, यानी कि अंत हो गया, जिसके चलते ब्रिटिश कमजोर पड़े थे और उसके बाद ही अंततः भारत को भी आजादी मिली थी। तो सबसे पहले देखते हैं, जब 1939 से 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। माताएं, जो मदर्स हैं, माताएं खाना को तरसती थी, खाना नहीं मिलती थी। तो इसको लेके एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था यूनिसेफ। ये एक प्रकार का फंड है। क्या है? एक प्रकार का फंड है जो गरीब बच्चे को खाना प्रोवाइड करती है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ एक प्रकार का फंड है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था, उसके बाद जो बच्चे पे, अनाथ बच्चे पे, माताएं पे जो संकट आई थी, उसको देखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। कब? अब सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में खत्म हुआ, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसका फुल नेम भी आपसे पूछेगा, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। देखिए, आपातकाल अवस्था में ये फंड खाना प्रोवाइड करती है। आपातकाल अवस्था में ये फंड के द्वारा आपको उपचार प्रोवाइड की जाएगी। यह भी ध्यान रखना है, इस फंड का यही काम है।
देखिए 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, किसकी? यूनिसेफ का। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुई है, बट यूनाइटेड नेशन ने इसको मान्यता कब दिया? तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ने इसको मान्यता 1953 में दिया है। तो यह भी ध्यान रखना है कि स्थापना 1946 में और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको मान्यता 1953 में दी गई थी। अब ध्यान रखना है एक और इससे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहां पे हेडक्वार्टर इसका? न्यूयॉर्क में है। और अभी इसके हेड कौन है? कैथरीन एम रसेल जी अभी इनके हेड यानी कि हेड के तौर पे विराजमान है। तो ध्यान रखना है यूनिसेफ एक इमरजेंसी में प्रोवाइड की जाने वाली फंड है, मतलब आपको उपचार मुहैया करवाएगी, खाना मुहैया करवाएगी। तो ये ध्यान रखना है। और कब? 1946 में यूनाइटेड नेशन 1953 में इसको मान्यता प्राप्त की। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में होता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्वाड शिखर सम्मेलन। अभी हाल ही में ध्यान देखिएगा न्यूज में होगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी टोक्यो की यात्रा में है। क्या? जापान की यात्रा में है। तो 2022 का ध्यान रखना है, 2022 का जो क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहां पे हुआ है? तो टोक्यो में। वहां पे कौन कौन? तो देखिए यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री, और देखिए सबसे पहले क्वाड के बारे में भी समझना है, उसको देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज में क्या है। तो देखिए क्वाड में सबसे भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी गए थे, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे देखिए अमेरिका के जो बाइडेन गए थे, जो कि वहां पे राष्ट्रपति के, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलिया के अभी नया प्रधानमंत्री बने थे, 24 घंटा पहले ही वो प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेते हैं और फिर टोक्यो में जो है क्या? क्वाड सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो यह देखना है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज, ये अपने आप में एक करेंट है, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज है वो 24 घंटा पहले ही क्या हुए थे? प्रधानमंत्री बने। तो ये खुद एक करंट का क्वेश्चन है। और जापान के प्रधानमंत्री, देखिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ये चार जो है हिस्सा लिए थे किस पे? किसने? क्वाड सम्मेलन। ये चारों यानी कि क्वाड के 4 सदस्य हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। और इसमें 4 सदस्य हैं। कौन कौन? अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2022 में टोक्यो में हुआ था, उसमें ये चारों देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सम्मिलित थे। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछे कि 2023 में टोक्यो सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा अभी तक में टोटल 4, अभी तक में ये क्वाड का 4 समिट हुआ है। 4 समिट हुआ है, जिसमें 2 वर्चुअली रूप से हुआ है। 2 वर्चुअली रूप से कब? कोरोना काल को लेके 2020 वगैरह में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा वर्चुअली रूप से। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री खुद गए हैं। तो ध्यान रखना है 4 अभी तक में समिट क्वाड का हुआ है। आगे देखिए ये सम्मेलन की खास बात क्या है? सबसे पहले प्रबंधन पर क्षेत्रीय देशों को प्रशिक्षण। देखिए प्रबंधन पर क्षेत्रीय देशों को प्रशिक्षण, फिर है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, फिर है क्वाड फॉलोशिप और क्यू चैम्प। देखिए 4 बातें हैं। एक और बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वाड सम्मेलन को लेके, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इन चारों चीज को देखते हैं। देखिए क्वाड जो सम्मेलन है, क्वाड जो है ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए 2017 में इन चारों देश के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। ध्यान रखना है। अगर पूछे कि क्वाड जो है किसके दिमाग की उपज थी, तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दिमाग की उपज थी, जो कि 2007 में इसके बारे में चर्चा किए थे, लेकिन इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुई थी। यह ध्यान रखना है। तो इंडो पैसिफिक रीजन पे आप जो है फिशिंग को लेके या फिर आतंकवाद को लेके या फिर चाइना का जो दबदबा बन रहा है, इसको लेके चर्चा किया जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन पे शांति स्थापित करने के लिए ये सारे देश एक दूसरे से क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं।
आगे है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। देखिए इंडो पैसिफिक रीजन पे जो डार्क फिशिंग होती है, यह ध्यान रखना है, एक वर्ड यहाँ पे आता है डार्क फिशिंग। डार्क फिशिंग किसको बोलते हैं, यानी कि देखिए चाइना सबसे ज्यादा, चीन सबसे ज्यादा इंडो पैसिफिक रीजन पे मछली यानी कि मछली मारता है। तो और अपने जहां तक उसका अपना क्षेत्र है उसके अवैध तरीके से भी फिश लेता, मतलब फिश मारता है, फिश अपने देश लाता है। तो लेकिन किसी और देश को पता नहीं चल पाता है। इसको लेके ये चारों देश जो है, यानी कि ये सारे देश जो है क्या करेंगे, सैटेलाइट लगाएंगे और सैटेलाइट की मदद से ये देखेंगे कि कौन अवैध तरीका से फिशिंग करता है। इसको लेके चर्चा होगा। आगे है क्वाड फेलोशिप। देखिए ये एक स्कॉलरशिप है जो कि इन सारे देश के जो है, चारों देश के 100 ऐसे स्टूडेंट होगा जो डॉक्टरेट को लेके, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी को लेके, ये सारे को लेके प्रशिक्षण के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि कई अमेरिका में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में जाके, इसको लेके भी बातचीत हुई है। नेक्स्ट है क्यू चैम्प। क्यू चैम्प का मतलब है जलवायु को लेके, क्या जलवायु को लेके भी वार्तालाप हुई थी। तो ये ध्यान रखना है, ये चार बातें। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्वाड शिखर में है IPEF। ध्यान रखना है IPEF, इसमें भी चर्चा हुई है और इसकी भी कुछ अलग अलग चीजें हैं। देखिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, सबसे महत्वपूर्ण क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2022 टोक्यो में हुआ है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो फ्रेम था, महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो क्या है, IPEF। IPEF ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें टोटल कितने देश हैं, इसमें टोटल कितने कंट्री हैं, तो देखिएगा 13 कंट्री हैं। इसमें टोटल 13 कंट्री है। देखिए 4 कंट्री तो थे और जो थे वो वर्चुअली रूप से इस सम्मेलन का हिस्सा बने थे। अब देखिए 13 देश कौन कौन है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक आसियान देशों का संगठन है। क्या आसियान देश का संगठन है, उसके टोटल 7 सदस्य हैं। आसियान के टोटल कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य आसियान के हैं। आगे क्वाड में कितने हैं, क्वाड के कितने हैं, 4। क्वाड में 4 सदस्य हैं। और एक है न्यूजीलैंड और प्लस एक दे दीजिए साउथ कोरिया। ये क्या है, 13 देश IPEF का सदस्य है। IPEF ये 13 सदस्य मिलके, 13 देश के सदस्य मिलके फ्रेम किया है। किसके द्वारा किया गया है, इसके हेड कौन है, तो बाइडेन जी। कौन है, यानी कि अमेरिका के द्वारा। अब देखिए इसकी 4 बातें, यानी कि देखिए 13 सदस्य इसमें है, जिसमें आसियान के 7 सदस्य हैं, क्वाड के 4 सदस्य हैं और 2 हो जाएंगे न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। यह भी ध्यान रखना है कि इसमें टोटल, अब देखो इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें फ्री ट्रेडिंग की व्यवस्था नहीं है, इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की व्यवस्था नहीं है, यह ध्यान रखना है। आगे देखिए सबसे पहला बात ट्रेड पे ये चर्चा किया है, क्या ट्रेड पे। उसके बाद सप्लाई चेन पे है, यानी कि देखिए कि ये जो 13 देश हैं, ये कोई भी प्रोडक्ट को 13 देश मिलकर डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर चाइना में डेवलप हो रहा है तो इंडिया में नहीं होगा, या फिर चाइना से अगर सामान नहीं आ पाएगा तो फिर कहां से आएगा। इसको लेके एक चेन बन रहा है, ताकि ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो, जापान में भी हो, भारत में भी हो, इसको लेके सप्लाई चेन बनाया जाएगा, ताकि किसी भी देश में अगर संकट आता है तो किसी और देश से हम वो चीज ले सकते हैं। आगे दिया गया है क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बोनाइजेशन। देखिए क्लीन एनर्जी यानी कि कम से कम मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करना, इस पे भी यह 13 देशों को बातचीत हुई है। आगे दिया है टैक्स एंड एंटी करप्शन। क्या है, टैक्स एंड एंटी करप्शन के बारे में, यानी कि कोई करप्शन वगैरह की यहाँ पे बात नहीं होगी। तो यह ध्यान रखना है, ये चारों बात जो है IPEF से रिलेटेड है, तो यह भी ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, और
ये कहां पे होगा? तो जापान में। कहां पे इसका फ्रेम किया जाएगा? तो जापान में। यह भी ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कहां पे किया जाएगा? जापान में। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 13। आसियान के कितने सदस्य हैं? तो 7। और तो ये ध्यान रखना, ये 4 बातें पे जो है ये चर्चा हुई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम जो है, मैरीटाइम, इसको पूछेगा कि हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा सिंगापुर में। इसका हेड क्वार्टर सिंगापुर में है, जहां पे सैटेलाइट के तौर पे हर चीज किया जाएगा। सब चीज की डार्क फिशिंग कौन करता है, नहीं करता, इसको लेके ये सारा काम किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इन चारों को कुछ गिफ्ट भी किए थे जो पेंटिंग से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग है, पेंटिंग से रिलेटेड है, तो यह भी ध्यान रखना है कि पेंटिंग। अब देखिए सबसे पहले एक गुजरात का पेंटिंग है जिसको रोगनी पेंटिंग बोलते हैं। क्या? रोगनी पेंटिंग बोलते हैं। एक बॉक्स है जो कि गुजरात में बनता है, और ये किसको दिए हैं? तो देखिए जापान के प्रधानमंत्री को ये गिफ्ट दिया गया है। आगे देखिए एक अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया गया है। देखिए प्रेसिडेंट, ये उत्तर प्रदेश का पेंटिंग है, ये उत्तर प्रदेश का पेंटिंग है। आगे देखिए एक और पेंटिंग है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। ये गोंड आर्ट है। क्या है? ये गोंड आर्ट है जो कि मध्य प्रदेश का पेंटिंग है। गोंड जनजाति के द्वारा ये बनाया गया है। ये किसको दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को। आगे देखिए क्वाड समिट। तो सबसे पहले इसका फुल नेम क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये किसके ऊपर, किसके दिमाग की उपज थी? तो जापान के पीएम कौन थे? शिंजो आबे। कौन थे? शिंजो आबे थे, जिनके दिमाग की उपज थी कब की? तो 2007 की। लेकिन इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है लीगली रूप से कब हुई है? 2017 में। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? तो 4 मेंबर हैं। कौन कौन मेंबर है? तो देखिए भारत है, और जापान है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और अमेरिका है, फिर अमेरिका है। तो ये ध्यान में रखना है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये क्वाड के सदस्य हैं। और ये किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो इंडो पैसिफिक रीजन को शांति स्थापित करने के लिए, क्या? शांति स्थापित करने के लिए ये क्वाड समिट हुआ था। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्त, ये याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोरब पोर्टल। क्या है ये? बायोरब पोर्टल है। इसके बारे में देखिए चर्चा है, इसके बारे में है। यह पोर्टल भारत को वैश्विक जैव विनिर्माण केंद्र बनने में सहायता करेगा। ये पोर्टल केंद्रीय मंत्री ने 2025 तक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का योगदान 19%, कितना प्रतिशत? 19% होने के साथ यह दुनिया के 5 देशों में शामिल हो जाएगा। तो इस पोर्टल का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच कॉर्पेट का चौथा संस्करण किसके? ये है नेवी के द्वारा, यानी कि नौसेनाओं के द्वारा ये किया गया युद्धाभ्यास है। नौसेनाओं के द्वारा कहां पे हुआ है? तो याद रखिएगा बंगाल के खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये युद्धाभ्यास हुआ है। संस्करण पूछेगा तो 4th संस्करण भारत और बांग्लादेश के बीच, विदेश के बीच, और नाम क्या है? कॉर्पेट। तो यह भी ध्यान रखिएगा, किसके बीच? नेवी के बीच। अब देखिए कुछ स्टैटिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, इसको देखते हैं। और ऐसे टॉपिक आते रहेंगे और आप मेरे साथ कट एंड ड्रॉ मैप लीजिएगा, उसके सहायता से देखिएगा। तो आज हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड में देखिए, जैसे कि भारत का लोकल विंड लू है, भारत का लोकल विंड किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से। तो उसी तरह से वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे हवाएं, लोकल हवाएं हैं, विंड है, जिसका नाम अलग अलग है। और ये स्टैटिक से पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं विंड, एक वार्म
और एक कॉल्ड होता है। तो ये ध्यान रखना है, दो टाइप के विंड होते हैं, एक कॉल्ड विंड एक कॉल्ड होता है और एक वार्म विंड होता है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है वार्म को, सबसे पहले वार्म को लिखते हैं फिर कॉल्ड को, और एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तेजी से। सबसे पहले देखिए, यूएसए में एक चीनूक नाम का विंड है, चीनूक। इसको स्नो ईटर भी बोला जाता है, इसको स्नो ईटर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बर्फ को क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। और यहाँ पे कौन सी पर्वत है, रॉकी पर्वत, ध्यान रखिएगा, यूएसए में। दूसरा में आप यहाँ पे है सांता आना, दूसरा है सांता आना, वार्म विंड है। क्या? वार्म विंड है। फिर एक है यहाँ पे ब्लैक रोलर। तो याद रखिएगा, यूएसए के 3 वार्म विंड है। कौन कौन? चिनूक, दूसरा में है सांता आना, तीसरा में ब्लैक रोलर। फिर अगर बात करें यहाँ यूरोप का, यूरोप में जो है स्विट्जरलैंड के पास एक फोन विंड है। कौन? फोन विंड है, जो कि वार्म विंड है। कौन? आल्प्स पर्वत के समीप। आगे देखिएगा, अब देखिए मोरक्को के बीच एक ये वार्म विंड है, सिरक्को। कौन है? सिरक्को। इसको क्या, ये सिरक्को है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, सिरक्को बोला जाता है, या फिर इसको ब्लड रेड रेन भी बोलते हैं, ब्लड रेड रेन भी बोला जाता है। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए लीबिया है, लीबिया के एक विंड का नाम है गिबली वार्म विंड है, गर्म हवाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इजिप्ट है, इजिप्ट में बोला जाता है खमसीन, इजिप्ट में बोला जाता है खमसीन, ये भी क्या है, एक वार्म विंड है। अब देखिए यहाँ पे नाइजीरिया है, यहाँ पे नाइजीरिया है, जिसको बोला जाता है हरमटन बोला जाता है, हरमटन विंड, या फिर इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है, डॉक्टर विंड। अब देखिए यहाँ पे पेरू और अर्जेंटीना के बीच वार्म में एक जोंडा है। क्या है? जोंडा विंड है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए चाइना है, चाइना में एक है काराबुरान, इसको बोलते हैं काराबुरान। अब देखिए यहाँ पे जापान है, ध्यान रखिएगा, ये जापान है, जापान का जो वर्म है योमा विंड है, जो कि गर्म हवाएं हैं। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में है ब्रिक फील्डर है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्वेस्टर है, नॉर्वेस्टर में है ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पे नॉर्वेस्टर है, यहाँ पे नॉर्वेस्टर विंड है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए ये सऊदी अरब है, इसको बोलते हैं सीमुल, यहाँ पे सीमुल विंड चलती है। और यहाँ पे ईरान है, ईरान जो है, देखिए यहाँ पे ईरान है, ईरान के जो विंड है इसको बोलते हैं सामल विंड ईरान में है, ये ध्यान रखिएगा, सामल विंड ईरान में है। तो ये सारे क्या हो गए, वार्म विंड है। अब कोल्ड विंड की बात करें कि कोल्ड विंड कौन कौन है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि कोल्ड विंड कौन है। देखिए सबसे पहले कनाडा में है विजार्ड विंड है, कनाडा में विजार्ड विंड है। अब देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना है, ठीक है, जब यहाँ पे पेरू और अर्जेंटीना में है ये जोंडा, ध्यान रखिएगा, पेरू और अर्जेंटीना में ही है। अब देखिए पेम्पेरो, अब देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना में एक कोल्ड विंड है, पेम्पेरो, ये कोल्ड विंड है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे पेरू में एक है जो ये वीरासन कोल्ड विंड है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, रसिया में है बुरान, जो कि कोल्ड विंड है। फिर यहाँ पे इटली है, देखिएगा, जो कि बूट शेप का है, जो कि यूरोप में है। यहाँ के कोल्ड विंड का नाम है बोरा विंड है, यह भी ध्यान रखिए, कोल्ड विंड यहाँ है बोरा। अब देखिए साउथ अफ्रीका में एक वार्म विंड है, ये भूल गए थे, इसको केप डॉक्टर बोलते हैं, केप डॉक्टर, ये वार्म विंड है, या फिर इसको बर्ग भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे स्टैटिक से रिलेटेड आपको बताएं, कोल्ड एंड वार्म विंड। तो कट एंड ड्रॉ में 4-5 बार डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी वर्ल्ड के लोकल विंड हैं
सब याद हो जाएंगे। तो कोल्ड विंड एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले कनाडा में है विजार्ड, फिर इधर पेरू में है वीरासन, फिर इधर अर्जेंटीना में है पेम्पेरो, फिर इधर रसिया में है बुरान, फिर इटली में है बोरा, फिर यहाँ बोरा, उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद इतना ही है वो कोल्ड विंड। तो ध्यान रखना है कोल्ड विंड कम है, वार्म विंड ज्यादा है। या फिर देखिए हाँ एक और है स्पेन में, यहाँ देखिए ये स्पेन है, स्पेन में लेवेंटर है, लेवेंटर ये कोल्ड विंड है। और यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस में मिस्ट्रल है, फ्रांस में मिस्ट्रल ये कोल्ड विंड है। तो ये सारे कोल्ड और वार्म विंड है। 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा कट एंड ड्रॉ में। तो फिर है अगला स्टैटिक टॉपिक दूसरा रहेगा। चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।